Welcome students. My today's topic is mutation. अपना आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है म्यूटेशन। तो अपन को पता है म्यूटेशंस आर द सडन हेरिटेबल चेंज इन आवर डीएनए और यू कैन से इन आवर जेनेटिक मटेरियल। मतलब हमारे डीएनए में, हमारे जेनेटिक मटेरियल में, ये जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। हमारे केस में, ह्यूमन बीइंग्स के केस में डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। बट वायरसेस के केस में, जैसे अभी रिसेंटली अपन बात करें कोविड वायरस की, कोविड वायरस के केस में जो जेनेटिक मटेरियल है कोरोना वायरस का या फिर एचआईवी वायरस का, वो कौन सा है? हमारा आरएनए। तो ध्यान से समझिए, हम म्यूटेशन समझने जा रहे हैं। आप सुनते होंगे कि अलग अलग कोविड वायरसेस की अलग अलग स्ट्रेन आ गई। तो ये जो नई नई स्ट्रेन डेवलप हुई हैं, जो नए नए वेरिएंट आए हैं, ये नए नए वेरिएंट किस चीज़ से आए हुए हैं स्टूडेंट्स? म्यूटेशन से। जो कोरोना वायरसेस के या फिर किसी वायरस के या फिर किसी भी इंडिविजुअल के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएंट हमें देखने को मिलते हैं, ये दीज वेरिएंट्स आर अराइजेस ड्यू टू द म्यूटेशन। तो आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम लोग समझते हैं कि क्यों ये म्यूटेशन हो रहा है या फिर कैसे हो रहा है। पहले तो अपन वाई क्लियर कर लें, वाई वी आर रीडिंग दिस म्यूटेशन। क्लियर? तो म्यूटेशन का रोल क्या है? म्यूटेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन। म्यूटेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन। अगर आपसे कोई पूछे वाई वी रीड म्यूटेशन, हम म्यूटेशन को क्यों पढ़ें, इसकी हमारी लाइफ में क्या रिक्वायरमेंट है, इस पर इतनी ज़्यादा रिसर्च होने की या इसे समझने की क्या ज़रूरत है? बिकॉज म्यूटेशन इज अ cause of evolution. You can say what? Mutation are the cause of variation. तो अगर हम एक कंसेप्ट डेवलप करें तो म्यूटेशन से स्टूडेंट क्या आते हैं? वेरिएशन। म्यूटेशन से क्या आते हैं? वेरिएशन। और यही वेरिएशन जो है, वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों के? जी हाँ। तो स्टूडेंट्स, आपने सीखा कि वाई म्यूटेशंस आर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज म्यूटेशंस की वजह से वेरिएशन आते हैं। ये वेरिएशन कहाँ पर आ रहे हैं? जेनेटिक मटेरियल में। ये जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। उनमें वेरिएशन आने की वजह से प्रोटीन डिफरेंट बनेगी, एज अ रिजल्ट कैरेक्टर डिफरेंट बनेंगे, और जब डिफरेंट कैरेक्टर्स आएंगे तो एक नई स्पीशीज डेवलप हो जाएगी, जिसे अपन समझते हैं इवोल्यूशन। कंसेप्ट इज क्लियर? आपके कंसेप्ट रॉक सॉलिड हो चुके होंगे म्यूटेशन को लेकर के, इवोल्यूशन को लेकर के। अब क्या इवोल्यूशन के लिए सिर्फ म्यूटेशन ही रिस्पॉन्सिबल है? जी नहीं। आपको पता है म्यूटेशंस आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। म्यूटेशंस आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, कैसे ऑर्गेनिज्म? सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, उनमें एक इवेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन। तो क्रॉसिंग ओवर की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज उसे भी देख लें। तो क्रॉसिंग ओवर एंड म्यूटेशंस बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन। अगर आपसे पूछा जाए कि इवोल्यूशन के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है, क्रॉसिंग ओवर रिस्पॉन्सिबल है या फिर म्यूटेशन, तो आप बोलेंगे बोथ। क्रॉसिंग ओवर एज वेल एज म्यूटेशन, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स व्हाट? डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू कैरेक्टर आप बोल सकते हैं, या फिर डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू स्पीशीज, एक नई स्पीशीज का बन जाना। क्लियर है? तो आइए समझते हैं ये म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशंस को अगर हम डिफाइन करें तो अपन क्या बोलेंगे? डेफिनेशन आप क्या लिखोगे म्यूटेशन की? सडन हेरिटेबल, सडन हेरिटेबल change in genetic material, change in genetic material is called mutation। स्टूडेंट, आपके बोर्ड में ये डिफिनीशन पूछी जाती है कि व्हाट इज म्यूटेशन, तो प्लीज़ इसे अभी के अभी लर्न कर लें ताकि आपको बाद में इसे याद ना करना पड़े। तो म्यूटेशंस आर सडन यानी कि अचानक हो रहे हैं। सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल
चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन। मतलब कोई भी जो जेनेटिक चेंज मटेरियल में सडनली चेंज हो रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। तो बात आई कि सर ये जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है। दिस जेनेटिक मटेरियल में बी द डीएनए और द आरएनए। ये जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। स्टूडेंट याद रखेंगे, आपसे अगर कोई पूछे जेनेटिक मटेरियल क्या है तो इन जनरली हम डायरेक्टली क्या बोल देते हैं, डीएनए। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे आप, डीएनए एज वेल एज आरएनए बोथ आर द जेनेटिक मटेरियल। दोनों ही न्यूक्लिक एसिड हैं, दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। तो बात आई सर जेनेटिक मटेरियल हम किसे कहें, मॉलिक्यूलर बेसिस में हम इसे डिटेल में समझेंगे, बट अभी के लिए आप ये जान लें कि जेनेटिक मटेरियल का मतलब है ऐसा सब्सटेंस जो पूरे फेनोटाइप को, पूरे फिजिकल अपीयरेंस को डिटरमाइन कर सके। यानी कि जैसे भी मैं जैसा भी दिख रहा हूँ, आप जैसे भी दिख रहे हो, इट इज़ ड्यू टू द ब्लूप्रिंट। इसका ब्लूप्रिंट, इसका जो खाका है वो कहाँ पर है, हमारे जेनेटिक मटेरियल पे। क्लियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक मटेरियल इज अ सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ओवर फेनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल। मैंने क्या बोला, जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो डिटरमाइन करता है ऑल ओवर फेनोटिपिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। जो फेनोटाइप है यानी कि फिजिकल अपीयरेंस है, आप जैसे भी दिखते हो, जो भी आपकी हाइट है, ये सारे फेनोमेनन कहाँ से डिटरमाइन होंगे, हमारे जेनेटिक मटेरियल से। और ये जेनेटिक मटेरियल मे बी द डीएनए और मे बी द आरएनए। तो आप नोट डाउन कर लें कुछ एग्जाम्पल्स। आपसे पूछा जा सकता है कि आरएनए किनमें जेनेटिक मटेरियल है, तो मोस्टली वायरसेस में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे कि एचआईवी वायरस आपने सुना है। एचआईवी क्या है, वायरस है, एक ऐसा वायरस जो एड्स डिजीज कॉज करता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरसेस। एज वेल एज आप अगर दूसरी तरफ देखें तो कोविड वायरस, जो अभी हाल ही में आप लोग देख रहे हैं, लॉकडाउन इसी वजह से है, ड्यू टू द कोविड। तो ये जो कोविड वायरस है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी कैसा है, आरएनए। अब ध्यान से समझेंगे। लेकिन डीएनए की अगर हम बात करें तो जो भी कैटल्स हैं, जो भी बफेलोज हैं, प्लांट्स हैं, इवन कि ह्यूमन बींग्स हैं, तो अपन यहाँ पर ह्यूमन बींग्स एग्जांपल में लिख लें, आप क्लियरली समझ जाएंगे। ह्यूमन बींग्स हैं, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल क्या है, हमारा डीएनए। अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा होगा, आप हो सकता है ये कंसेप्ट बना लें कि प्रोकैरियोट्स में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। जी नहीं, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स है, बट बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, डीएनए है। इवन यहाँ तक कि प्लाज्मिड के अंदर भी क्या पाया जाता है, डीएनए। तो आप इतना याद रख सकते हैं कि बैक्टीरिया हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, आप लिख सकते हैं कैटल्स लिख सकते हैं, प्लांट्स लिख सकते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल। क्या सारे के सारे वायरस में सर आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होगा? तो आपको याद रखना है, जी नहीं। जैसे कि हमने सुना है ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस। ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस हैं, इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, हमारा डीएनए है। इतना ज़्यादा आप डिटेल में, इतना ज़्यादा डीप में मत जाइए आप। अच्छा, इतनी चीज़ें याद रखिए जो आपके नीट पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। वो क्या, एचआईवी, कोविड, एज वेल एज टोबैको मोज़ैक वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस। स्टूडेंट इतनी चीज़ें आप याद रखें। मैंने आपको इसलिए एग्जांपल दिया ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का कि आपको पता हो कि आरएनए के साथ साथ डीएनए भी वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, बट मेजॉरिटी में जैसे कि एचआईवी वायरस है, कोविड वायरस है, टोबैको मोज़ैक वायरस है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आरएनए है। इसीलिए इन सभी को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, किस फैमिली में बिलोंग करते हैं, ये रेट्रो वायरसेस की फैमिली में। किस फैमिली में, रेट्रो वायरसेस की फैमिली। इज इट क्लियर? तो यहाँ से आपको ये आइडिया पता चला कि इनमें जो भी म्यूटेशंस होंगी, सडन चेंज होंगे, उसकी वजह से इनके कैरेक्टर्स में चेंज होंगे और इनकी एक नई स्पीसीज, एक नई वेराइटी डेवलप हो जाएगी। जो नई स्पीसीज या नई वेराइटी होती है उसी को हम वायरसेस के केस में वेरिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, वेरिएंट बोलते हैं। तो यहाँ से आपको जेनेटिक मटेरियल का आपको इतना पॉइंट याद रखना है, जेनेटिक मटेरियल इज मे बी द डीएनए और द आरएनए
डीएनए जेनेटिक मटेरियल किनके केस में है? ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, we all are have the DNA as a genetic material, but in case of viruses, HIV, tobacco mosaic viruses as well as COVID viruses, इनमें RNA as a genetic material है। तो सर यहाँ पर आपने एक डिफिनीशन में लिखा हुआ है these are the sudden heritable change in the genetic material। सर ये हेरिटेबल होना क्या जरूरी है? जी हाँ, म्यूटेशन दूसरी जनरेशन में पहुंच पाए इसलिए इसका हेरिटेबल होना जरूरी है। क्या सर कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जो नॉन इनहेरिटेबल होती हैं? हेरिटेबल का मतलब दे आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि कोई म्यूटेशन अगर मुझ में है और वो मेरे सन में ट्रांसफर हो रही है तो उस म्यूटेशन को हम क्या बोलेंगे? हेरिटेबल। कुछ म्यूटेशन जैसे सपोज कोई स्किन में मेरे म्यूटेशन है जिससे की वजह से स्किन कैंसर हुआ, अब ये स्किन कैंसर मेरे सन में नहीं ट्रांसफर हुआ तो क्या ये म्यूटेशन है? ये नॉन इनहेरिटेबल म्यूटेशन है। तो सर कुछ म्यूटेशन ट्रांसफ़र हो रही हैं नेक्स्ट जनरेशन में, कुछ म्यूटेशन ट्रांसफ़र नहीं हो रही हैं। कौन सी म्यूटेशन ट्रांसफ़र होगी, कौन सी म्यूटेशन नहीं ट्रांसफ़र होगी, इसका क्या कंसेप्ट है? तो आइए समझते हैं। स्टूडेंट, म्यूटेशंस बेसिकली हम लोगों को ये बाद में पढ़ना चाहिए, बट क्योंकि हेरिटेबल यहीं पे आया है तो ये कंसेप्ट यहीं पे क्लियर कर लें। तो देखिए, अगर हम बात करें टाइप ऑफ म्यूटेशन की, किसकी बात करें? टाइप ऑफ म्यूटेशन की। स्टूडेंट, म्यूटेशन के कई सारे टाइप हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल इन्वॉल्वमेंट। किस बेस पर स्टूडेंट? ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पर? बेसिस ऑफ सेल इन्वॉल्वमेंट। सेल इन्वॉल्वमेंट। आप लोगों को मैंने सिखाया था कि अभी कभी भी आप टाइप पढ़ो तो आपको फोकस करना है कि इसकी बेसिस क्या है, इसकी क्राइटेरिया क्या है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल इन्वॉल्वमेंट की मतलब किस तरीके की, किस टाइप की सेल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। जिस तरीके की, किस दो तरीकों की सेल्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स इन जनरली इन आवर बॉडी। अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं, आपकी बॉडी की, आप सभी को पता है, दीज आर द सोमैटिक सेल्स, somatic cell. Second one is the germinal cell. Second cell is the germinal cell. अगर कभी भी सोमैटिक सेल में कोई म्यूटेशन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? सोमैटिक म्यूटेशन। क्लियर? अगर जर्मिनल सेल में म्यूटेशन हो जाए, अगर कोई म्यूटेशन जर्मिनल सेल में हो, सपोज कोई म्यूटेशन सोमैटिक सेल में हो जाए तो उसे हम सोमैटिक म्यूटेशन बोल रहे हैं। अगर कोई म्यूटेशन, अगर सपोज म्यूटेशन कहाँ पर हो जाए स्टूडेंट? जर्मिनल सेल में। इफ म्यूटेशन अकर इन द जर्मिनल सेल देन दे आर कॉल्ड जर्मिनल म्यूटेशन। जर्मिनल म्यूटेशन। आपको ध्यान किस बात पे देना है? ध्यान से समझेंगे। दीज सोमैटिक म्यूटेशंस आर नॉन हेरिटेबल। कैसे होते हैं? नॉन हेरिटेबल। नॉन हेरिटेबल में आपको हो सकता है कंफ्यूजन में हो, तो हम यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं? डू नॉट इनहेरिटेबल। समझ जाएंगे आप लोग? डू नॉट इनहेरिटेबल कहने का मतलब ऐसी म्यूटेशंस जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होंगी, दीज आर कॉल्ड सोमैटिक म्यूटेशन, डू नॉट इनहेरिटेबल। बट दीज म्यूटेशंस आर इनहेरिटेबल, मतलब कि ये म्यूटेशंस नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्रिस्टल क्लियर है? अच्छा, एक बार फिर से आइए समझते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस पढ़ रहे हैं हम। अभी इसके आगे की क्लास में पढ़ेंगे म्यूटेशंस की दो मेजर कैटेगरीज, जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। बट अभी हम इसे पहले ही पढ़ ले रहे हैं बिकॉज देयर इज अ टर्म हेरिटेबल। मतलब कि जो भी म्यूटेशंस हैं वो कैसी होंगी? सारी की सारी हेरिटेबल होंगी, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगी, तभी तो वो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। अगर सपोज कोई म्यूटेशन मेरे में हुई और मेरे सन में नहीं ट्रांसफ़र हुई तो क्या वो इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर पाएगी? जी नहीं कर पाएगी। सो म्यूटेशन इवोल्यूशन कर पाएँ, आपने पढ़ा म्यूटेशंस जो होती हैं क्या कॉज करती हैं? इवोल्यूशन। कैसे? क्योंकि म्यूटेशन की वजह से वेरिएशंस होते हैं, म्यूटेशंस की वजह से वेरिएशन होते हैं,
और म्यूटेशन क्या है? सडन हेरिटेबल चेंज है हमारे डीएनए के अंदर। तो ये जो हेरिटेबल टर्म है इसका मतलब था ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर टू द ऑफस्प्रिंग। क्या सारी की सारी म्यूटेशंस ट्रांसफर होंगी नेक्स्ट जनरेशन में? जी नहीं। कौन सी नहीं होंगी? सोमैटिक म्यूटेशंस नहीं ट्रांसफर होंगी। सोमैटिक म्यूटेशंस कैसी म्यूटेशंस हैं? सपोज मेरी स्किन की सेल में यूवी रेज आ जाए, इसकी वजह से थायमिन डाइमर का फॉर्मेशन हो और मुझे कैंसर हो, तो क्या ये कैंसर डिजीज मेरी नेक्स्ट जनरेशन में मेरे सन या डॉटर में ट्रांसफर होगा? जी नहीं। क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ? बिकॉज इट इज अ सोमैटिक म्यूटेशन, क्योंकि ये म्यूटेशन कहाँ पर हुआ था? हमारी सोमैटिक सेल में हुआ था। तो आपको याद रखना है सोमैटिक सेल्स में अगर म्यूटेशन होगा देन इट इज कॉल्ड somatic mutation, and these are non-inheritable. These are non-inheritables. They do not transmit to the next generation. While on the other hand, what we will observe? Germinal cell. Germinal cells कौन सी cells हैं स्टूडेंट्स? जैसे हम बात करें स्पर्मेटोगोनिया एंड ओगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ऐसी सेल्स जो स्पर्म का फॉर्मेशन कर रही हैं, ओगोनिया ऐसी सेल्स जो ओवम का फॉर्मेशन कर रही हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पर होंगी? ऑब्वियसली मेल में होंगी, और ओगोनिया कहाँ पर प्रेजेंट होंगी? फीमेल में। अगर म्यूटेशंस स्पर्मेटोगोनिया या फिर ओगोनिया यानी कि गोनाइड सेल में हो जाएं, कहाँ पर हो जाएं स्टूडेंट? गोनाइड सेल में हो जाएं। गोनाइड सेल्स कैसी हैं? दीज जर्मिनल सेल्स आर आल्सो टर्म्ड एज गोनाइड सेल्स। तो यहाँ पर ये जो जर्मिनल सेल्स हैं ये क्या बनाएंगी? गैमीट। आप समझ जाएंगे इतने से ही, गैमीट फॉर्मेशन करने वाली सेल्स। ये जर्मिनल सेल्स कौन सी हो सकती हैं? स्पर्मेटोगोनिया या ओगोनिया। ये क्या प्रोड्यूस करेंगी? गैमीट। इट मे बी द स्पर्म और द ओवम। अगर उन सेल्स में म्यूटेशन हुआ है तो स्पर्म या ओवम में अगर कोई चेंज आएगा तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट जनरेशन में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आपको याद करना है, आपको समझना है ये बात। क्या समझना है? कि जर्मिनल सेल्स और यू कैन से जर्मिनल म्यूटेशंस आर इनहेरिटेबल और यू कैन से हेरिटेबल। क्लियर? इनहेरिटेबल से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पर हेरिटेबल भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट इट हेरिटेबल और इनहेरिटेबल, मतलब कि दे आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। गेटिंग माई पॉइंट? हेरिटेबल भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, इनहेरिटेबल भी ऑप्शन में मिल सकता है, बोथ आर करेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई? गुड स्टूडेंट्स, क्रिस्टल क्लियर है कंसेप्ट? क्या सोमैटिक म्यूटेशन कभी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है? इज देयर एनी एक्सेप्शन? ध्यान से समझे, सोमैटिक सेल्स में म्यूटेशन हुआ, सोमैटिक म्यूटेशंस डू नॉट इनहेरिटेबल मीन्स दे आर नॉट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं। कौन से नहीं होते हैं स्टूडेंट्स? सोमैटिक सेल्स के म्यूटेशंस। तो जो सोमैटिक सेल्स के म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में नहीं ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं? जी हाँ। वो एक्सेप्शंस कौन से हैं? इसका एक एक्सेप्शन नोट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। नोट करके इसे मैं रेज कर ले रहा हूँ। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? नोट अपनी कॉपी में नोट करें, नोट हेडिंग मेंशन करें। नोट करके आप लोग मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे? वेजिटेटिव सोमैटिक म्यूटेशन, इस तरीके से लिखें, सोमैटिक इन जनरल, इन जनरल सोमैटिक म्यूटेशन are not transmitted to the next generation, are not transmitted to the next generation, to the next generation बट। यहाँ स्टूडेंट्स क्या लगा है? एक बड़ा सा बट। इन जनरल, अगर हम जनरली बात करें, इन जनरल द सोमैटिक म्यूटेशंस आर नॉट ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, दूसरे जनरेशन में नहीं जाती हैं, बट वेजिटेटिव प्रोपागेटेड प्लांट्स
प्लांट्स, जो वेजिटेटिव प्रोपागेटेड प्लांट हैं उनकी जो सोमैटिक म्यूटेशन है, उनकी जो सोमैटिक म्यूटेशन है, दे आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये स्टूडेंट कहां पर ट्रांसफर होंगी? नेक्स्ट जनरेशन। आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? सोमैटिक म्यूटेशन जनरली, इन जनरल अपन ने क्या लिखा, सोमैटिक म्यूटेशंस जो होती हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती हैं बिकॉज के गैमेट का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। बट एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कौन सा है स्टूडेंट? वेजिटेटिव प्रोपागेटेड प्लांट्स। ये अगर वेजिटेटिव प्रोपागेटेड प्लांट में कोई सोमैटिक म्यूटेशन हो तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगी। तो सर यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपागेटेड प्लांट के केस में सोमैटिक म्यूटेशन ट्रांसफर हो रही हैं? बिकॉज वेजिटेटिव प्रोपागेटेड प्लांट हैं क्या? प्लांट टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है। प्लांट टिश्यू कल्चर आप लोगों ने नाम सुना होगा। प्लांट टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल प्लांट को, किसी भी एक्सटर्नल प्लांट को हम आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में डेवलप कराते हैं। कहने का मतलब इन रिसर्च लेबोरेटरी, जो अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं, रिसर्च लेबोरेटरी में हम जैसे कोई भी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द प्लांट को लेते हैं, उसे रिसर्च लेबोरेटरी में लेकर के जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेट्री प्लेट्स में उन्हें पुट करते हैं और आर्टिफिशियली उन प्लांट्स को ग्रो करते हैं। अब सपोज हमने प्लांट के स्टेम से को लिया है एक्सप्लांट के रूप में और उससे नया प्लांट बना रहे हैं, तो अगर उस एक्सप्लांट में यानी कि स्टेम में कोई म्यूटेशन है, क्लियर, तो क्या वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा? जी हाँ, होगा, क्योंकि हम स्टेम से ही नया प्लांट बना रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू, यानी कि हम उसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन करा रहे हैं। क्लियर? आप इस वेजिटेटिव प्रोपागेशन को डिटेल में समझेंगे प्लांट ब्रीडिंग में। अभी के लिए आप इतना याद रखें, वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक टेक्निक है, एक तकनीक है जिसमें हम आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली रिसर्च लेबोरेटरी में न्यू प्लांट्स को डेवलप करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? आई होप योर कंसेप्ट वाज क्रिस्टल क्लियर। इज इट क्लियर? आई कैन रिमूव इट। तो आपने समझ लिया, इन जनरल सोमैटिक म्यूटेशंस नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती हैं, लेकिन अगर म्यूटेशन कहाँ पर हो जाए, हमारे वेजिटेटिव प्रोपागेटेड प्लांट में हो, कहाँ पर हो स्टूडेंट्स? वेजिटेटिव प्रोपागेटेड प्लांट में हो, तो ये म्यूटेशंस नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती हैं। क्लियर? अब थोड़ा सा म्यूटेशन के बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। म्यूटेशन वाज, अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, किसकी बात करें स्टूडेंट्स? हिस्ट्री की। तो द म्यूटेशन वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय, म्यूटेशन को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किसने किया स्टूडेंट्स? इट वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय, इट वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय, किसने ऑब्जर्व किया था स्टूडेंट? सेट राइट ने, सेट राइट ने। किसने ऑब्जर्व किया था स्टूडेंट? सेट राइट ने। क्लियर? बट द कंसेप्ट वॉज इवोल्यूशन, या फिर यू कैन से द म्यूटेशन टर्म, म्यूटेशन term was given by, mutation term was given by किसने दिया था स्टूडेंट? ये आपके नीट में पूछा गया है, ह्यूगो डिवरिस। किसने दिया था स्टूडेंट्स? ह्यूगो डिवरिस ने। किसने दिया था स्टूडेंट्स? ह्यूगो डिवरिस ने। ही प्रपोज्ड, थोड़ा सा तेजी से पढ़ेंगे बट कंसेप्ट बिना समझे आगे नहीं बढ़ेंगे। ही प्रपोज्ड द थियरी ऑफ इवोल्यूशन। ही प्रपोज्ड द थियरी ऑफ इवोल्यूशन। इन्होंने क्या प्रपोज किया था स्टूडेंट? थियरी ऑफ इवोल्यूशन। ही वर्कड ऑन, यहीं से लिख लें, स्पेस कम होगा इधर। ही वर्कड on a plant। इन्होंने स्टूडेंट किस पे काम किया था? एक प्लांट पे काम किया था, दैट इज ओइनेथ्रो लैमार्कियाना। ओइनेथ्रो
लैमार्कियाना। स्टूडेंट ये भी नीट में पूछा गया है तो प्लीज इसे नोट डाउन करते चलेंगे। ओइनोथेरा लैमार्कियाना, ओइनोथेरा लैमार्कियाना ये एक प्लांट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इवनिंग प्रिमरोज। इवनिंग प्रिमरोज भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, इवनिंग प्रिमरोज। इसी प्लांट का जूलॉजिकल नेम है, बॉटेनिकल नेम है ओइनोथेरा लैमार्कियाना। क्लियर? बोटेनिकल नेम ऑफ इवनिंग प्रिमरोज इज ओइनोथेरा लैमार्कियाना। गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर से समझे। फर्स्ट टाइम म्यूटेशंस को ऑब्जर्व करने का क्रेडिट किसे जाता है? सेट राइट को। क्लियर? कब किया था इन्होंने? 1791 में, इन द ईयर ऑफ 1791। इसे नहीं भी याद रखते हैं तो इट इज गुड एनफ। तो ये जो सेट राइट साहब थे, इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने जो सीप हैं यानी कि जो भेड़ हैं उनके शॉर्ट लेग्स देखे थे। क्लियर? तो उन्होंने कहा इट इज ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर, बट ये क्लियरली इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, बट इन्होंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने कहा कोई फैक्टर है जो शॉर्ट लेग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसमें? भेड़ में। क्लियर? जो सीप में, जो सीप के शॉर्ट लेग हैं, शॉर्ट लेग हैं, इस बात को किसने ऑब्जर्व किया था? सेट राइट ने। क्लियर? लेटर ऑन ह्यूगो डिवरिस आए। ह्यूगो डिवरिस ने म्यूटेशन टर्म दिया और इसके साथ साथ में इन्होंने क्या प्रपोज किया? ही प्रपोज द थियरी ऑफ इवोल्यूशन। किस चीज की थियरी स्टूडेंट? थियरी ऑफ इवोल्यूशन। अब आप समझ पा रहे होंगे कि थियरी ऑफ इवोल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है। इसी टाइम पे डार्विन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने वेरिएशन टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। तो अभी आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है कि म्यूटेशन टर्म वाज गिवन बाय द ह्यूगो डिवरिस एंड ही प्रपोज्ड द थियरी ऑफ इवोल्यूशन। ही वर्कड ऑन अ प्लांट, और किस प्लांट पे इन्होंने काम किया था? उस प्लांट का नाम क्या है? इवनिंग प्रिमरोज। और इस इवनिंग प्रिमरोज प्लांट का बोटेनिकल नेम है ओइनोथेरा लैमार्कियाना। तो ध्यान से समझ लें फिर से। सेट राइट ने म्यूटेशन की डिस्कवरी की, ह्यूगो डिवरिस ने म्यूटेशन टर्म दिया, साथ साथ में ह्यूगो डिवरिस प्रपोज अ थियरी ऑफ इवोल्यूशन। ही वर्कड ऑन अ प्लांट, दैट प्लांट इज इवनिंग प्रिमरोज एंड दिस इवनिंग प्रिमरोज बोटेनिकल नेम इज ओइनोथेरा लैमार्कियाना। इसका नाम क्या है? ओइनोथेरा लैमार्कियाना। गेटिंग माय पॉइंट? तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था इनके बारे में। अब बात करते हैं म्यूटेशंस होने के रीजंस क्या हैं, म्यूटेशन होता क्यों है। क्लियर? हमने समझ लिया कि म्यूटेशन की डिस्कवरी इन्होंने की, म्यूटेशन क्या होता है, ये किस तरीके से हेरिटेबल भी हो सकता है, नॉन इनहेरिटेबल भी हो सकता है। बट अब हम लोग क्या सीखने चल रहे हैं, क्या समझने चल रहे हैं? अब हम समझेंगे कि जो म्यूटेशंस हैं इनके कॉजेज क्या हैं, कॉजेज ऑफ म्यूटेशन। क्या समझेंगे स्टूडेंट्स? कॉजेज ऑफ म्यूटेशंस। तो हम समझेंगे, आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा म्यूटाजेंस। सुना है आप लोगों ने? म्यूटाजेंस। एक बार पहले समझ लें, देन नोट डाउन करें। व्हाट आर द म्यूटाजेंस? क्लियर? म्यूटेशन कॉजिंग सब्सटेंसेस आर कॉल्ड म्यूटाजेंस। ऐसे सब्सटेंसेस जो म्यूटेशन को कॉज कर सकें या फिर म्यूटेशन को उत्पन्न कर सकें, such substances are called mutagens. These are the physical mutagens or the chemical mutagens. तो mutagens are the mutagens क्या होते हैं ये नोट डाउन करते हैं, ध्यान से समझेंगे। What are the mutagens? The substances which causes mutation, the substances which causes mutation, which causes mutation, which causes mutation, causes mutation is called mutagen. Mutagen students क्या हैं? All those substances which have ability to cause mutation. ऐसे सब्सटेंस जो म्यूटेशन कॉज कर सकें उन्हें हम क्या बोलते हैं? म्यूटाजेंस बोलते हैं। These mutagens are divided into two major groups. ये जो म्यूटाजेंस हैं, ये जो
म्यूटाजेंस हैं इनको हम दो ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं। म्यूटाजेन विजिबल है स्टूडेंट्स? जी हाँ, ओके। तो ये जो म्यूटाजेंस हैं दीज आर ऑफ टू टाइप, फिजिकल म्यूटाजेंस एंड केमिकल म्यूटाजेंस। फिजिकल म्यूटाजेंस म्यूटाजन एंड द केमिकल म्यूटाजन। आप समझ जाएंगे, यहां पर मैं म्यूटाजन नहीं लिख रहा हूं, केमिकल म्यूटाजन। क्लियर? दीज आर टू टाइप्स ऑफ द म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस ऐसे सब्सटेंस हैं जो म्यूटेशन को कॉज करते हैं। क्लियर? और अगर इन्हीं म्यूटेशन से कैंसर हो जाए तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेनिक म्यूटाजन। ये जरूरी नहीं है कि सारी म्यूटेशन कैंसर कॉज करें, अगर कुछ म्यूटाजन कैंसर कॉज कर रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं कार्सिनोजेनिक म्यूटाजेंस। क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेनिक म्यूटाजेंस। कहने का मतलब ऐसे म्यूटाजेंस, ऐसे म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स जिनके अंदर कैंसर कॉज करने की एबिलिटी है, आर कॉल्ड कार्सिनोजेनिक। क्लियर है? तो इसे नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे, नोट कर लेंगे वीडियो को रिवाइंड करके। तो फिजिकल म्यूटाजेंस ऐसे म्यूटाजेंस हैं। फिजिकल म्यूटाजेंस में क्या इंक्लूड करेंगे हम लोग? रेडिएशन को। किसे इंक्लूड करेंगे? रेडिएशन को। ये रेडिएशंस दो ग्रुप्स में फर्दर डिवाइड की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर आयनाइजेशन। तो कुछ हैं जो आयनाइजिंग रेडिएशन है, कुछ हैं जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है। जो आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, जो आयनाइजिंग रेडिएशन हैं, दीज आयनाइजिंग रेडिएशंस आर, जैसे कि आपने सुना होगा एक्सरे, ठीक, गामा रेज, ठीक, अल्फा रेज, बीटा रेज एटसेट्रा। क्लियर? अल्फा रेज हो गई हमारी, बीटा रेज हो गई। These all are the ionizing radiations। ये सभी की सभी कैसी रेडिएशंस हैं? आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं। अब अगर हम दूसरे ग्रुप्स में बात करें तो ये कौन सी हैं स्टूडेंट्स? नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। कैसी हैं स्टूडेंट्स? नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं। ये जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, ये कैसे रेडिएशंस हैं? इट इंक्लूड्स ओनली द यूवी रेज। कौन सी रेज इंक्लूड करते हैं ये? यूवी रेज। सिर्फ और सिर्फ कौन सी रेज? यूवी रेज। ये जो यूवी रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेज। ये अल्ट्रा वायलेट रेज स्टूडेंट्स नॉन आयनाइजिंग रेज हैं। ये हमारे डीएनए में थायमीन डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं। जी हाँ, ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं। हमारी सेल्स इन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारे डीएनए में थायमीन डाइमर का फॉर्मेशन हो जाता है और जिसकी वजह से म्यूटेशन होती है। ये यूवी रेज हमारे जो रिसर्च लेबोरेटरी में जो लैमिनार एयर फ्लो हैं या फिर जो स्टेराइल चैम्बर्स हैं, वहाँ पर ये यूवी रेज यूज़ की जाती हैं। क्लियर? जैसे कि जो कोविड में भी जो पीपीई किट है उसे हम एक्सटर्नली तो पहनते हैं, पहनने के बाद इसे बाहर एनवायरनमेंट में डंप करने से पहले इनको, या फिर यूँ कहें कि इनको यूज़ करने से पहले एक बार इन्हें यूवी रेज के चैम्बर में रखा जाता है, क्योंकि यूवी रेज के चैम्बर में रखने पर इनमें अगर कोई भी माइक्रोब्स इनकी सरफेस पे ग्रो कर रहे हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको याद रखना है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस के एग्जाम्पल क्या हैं? यूवी रेज। ये यूवी रेज यूज़ की जाएंगी कहाँ पर? रिसर्च लेबोरेटरी में, लैमिनार एयर फ्लो में, एसेप्टिक एनवायरनमेंट, माइक्रोब्स फ्री एनवायरनमेंट बनाने के लिए। कंसेप्ट क्लियर है? सर ये केमिकल म्यूटाजेंस कैसे हैं? स्टूडेंट, ऐसे केमिकल्स जो म्यूटेशन को कॉज कर दें उन्हें हम क्या बोलते हैं? केमिकल म्यूटाजेंस। तो आपको बहुत सारा डिटेल में इनमें नहीं पढ़ना है, आपको एक टर्म याद रखना है, क्या? मस्टर्ड गैस। क्या याद रखना है? मस्टर्ड गैस। ऐसा नहीं है, और भी एग्जाम्पल्स हैं केमिकल के, जैसे HNO3 नाइट्रस ऑक्साइड का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक, ये भी केमिकल्स ही तो हैं। क्लियर? तो ये जो मस्टर्ड गैस है हमारी, ये फर्स्ट केमिकल है, याद रखेंगे। मस्टर्ड गैस जो है ये क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट केमिकल। ये क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट केमिकल हैं जो कि म्यूटेशन को कॉज करते हैं। तो ध्यान से समझ लें, म्यूटाजेंस क्या है? म्यूटाजेंस आर दोज सब्सटेंसेज विच हैव एबिलिटी टू कॉज म्यूटेशन। ऐसे सब्सटेंसेज जो म्यूटेशन को कॉज कर सके उन्हें हम म्यूटाजेंस बोलते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स।
First one is physical mutagens and the second one is chemical mutagens. Physical mutagens includes the radiations. They includes radiations. These radiations may be the ionizing or may be the non-ionizing. The ionizing radiations includes what? X-ray, gamma rays, alpha rays और beta rays. और you can learn UV rays के अलावा जितने भी रेज हैं वो सारे के सारे क्या हैं? आयनाइजिंग हैं. UV रेज कैसी रेज हैं? नॉन आयनाइजिंग है. ये UV रेज की इंपॉर्टेंस क्या है? दे आर यूज इन द रिसर्च लेबोरेटरी. हमारी रिसर्च लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं. प्रयोगशालाओं में क्या करने के लिए? टू रिमूव माइक्रोब्स फ्रॉम द सरफेस. जो सरफेस है, जो सतह है, वहां से माइक्रोब्स को रिमूव करने के लिए वी यूज UV रेज. सर ये केमिकल म्यूटाजेंस क्या होते हैं? ऑल दोज केमिकल्स विच हैव एबिलिटी टू कॉज म्यूटेशंस आर कॉल्ड केमिकल म्यूटाजेंस. केमिकल म्यूटाजेंस में हमने एग्जांपल में क्या लिखा? इनके एग्जांपल्स क्या हैं? देयर एग्जांपल्स आर मस्टर्ड गैस. स्टूडेंट मस्टर्ड गैस जो है, दीज आर द फर्स्ट केमिकल्स. दीज आर द फर्स्ट केमिकल्स म्यूटाजेंस. अगर आपको कई सारे एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे, जैसे कि मस्टर्ड गैस दे दी जाए, HNO3 दे दिया जाए और उसके बाद में UV रेज दे दिया जाए, आपको एक्रिडीन दे दिया जाए, मेथिल मेथेन सल्फेट दे दिया जाए, बीटा एनालॉग्स दे दिए जाए, कई सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं. और आपसे पूछा जाए फर्स्ट केमिकल म्यूटाजन कौन सा है, तो आप बता पाएंगे फर्स्ट केमिकल म्यूटाजन इज मस्टर्ड गैस. क्लियर? स्टूडेंट मैं बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ वही इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि नीट के पॉइंट से रिलेवेंट है. गेटिंग माई पॉइंट? आल्दो मैं केमिकल म्यूटाजेंस पर एक लेक्चर स्पेसिफिकली दे सकता हूँ, बट इट इज़ नॉट रेलिवेंट टू योर नीट, इट इज़ नॉट रेलिवेंट टू योर एम्स. सो हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस कर रहे हैं जिससे आपके नीट के क्वेश्चन सारे के सारे हो जाए. क्लियर? बट स्टूडेंट्स इसमें से कुछ भी कम नहीं किया जा सकता है. प्लीज़ तो जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे से ट्रस्ट करके नोट डाउन करें. अगर आपके कोई भी डाउट है तो पूछते रहें, सीखते रहें. स्टूडेंट इसे ही रेस कर लें अपन. तो आपको याद रखना है केमिकल म्यूटाजेंस, फर्स्ट केमिकल म्यूटाजेंस कौन से हैं? मस्टर्ड गैस. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. नाउ वी विल रीड टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. स्टूडेंट कॉपी पे हेडिंग मेंशन करें, टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस. हेडिंग मेंशन करें टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस. क्लियर? आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस को. टाइप्स ऑफ म्यूटेशन आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप. मैंने बायोलॉजी को बहुत ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है. प्लीज़ चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करिए. एवरीथिंग इज़ वेरी इजी, सब कुछ बहुत ही आसान है. बस आप में सीखने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए. यू हैव अ क्यूरियोसिटी टू लर्न समथिंग. तो आइए समझते हैं म्यूटेशंस के टाइप्स के बारे में. दीज म्यूटेशंस आर ऑफ टू टाइप. यू कैन से व्हाट? जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन. अनदर वन इज द क्रोमोसोमल म्यूटेशन. एक हमारी जीन म्यूटेशन है और दूसरी हमारी कैसी है स्टूडेंट्स? क्रोमोसोमल म्यूटेशन. क्रोमोसोमल म्यूटेशन में ही आप आगे फर्दर डिविजन्स सुनते हैं, एन्यूपुलाइडी वगैरह. बट आज की क्लास में हमारा फोकस सिर्फ किस चीज़ पर होगा? आज की क्लास में हमारा पूरा का पूरा फोकस किस पर है? जीन म्यूटेशन पर. क्लियर? जीन म्यूटेशन इज आल्सो नोन एज पॉइंट म्यूटेशन. नोट डाउन करें, इंपॉर्टेंट है. जीन म्यूटेशन इज also known as point mutation. Gene mutation is also known as point mutation. स्टूडेंट इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया. इसका एग्जाम्पल क्या है? सिकल सेल एनीमिया. क्लियर? अब ध्यान से समझें, इसका एग्जाम्पल क्या है? सिकल सेल एनीमिया. एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया के लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे.